This conference will now be recorded. कल की क्लास हमने इलाहाबाद की पहली संधि पर खत्म की थी, है ना, जो क्लाइव और शाह आलम फर्स्ट के बीच में हुई थी। आज हम इलाहाबाद की दूसरी संधि तैयार करेंगे और इसके बाद इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में क्या क्या चेंजेस आए, उन चेंजेस की बात करनी है। ठीक है, क्योंकि कल आपने प्लासी और बक्सर के युद्ध के परिणाम देख ही लिए थे मेंस के पर्पस से। ठीक है, तो जिस अवध के साथ संधि हुई थी इलाहाबाद की, पहले हम उस अवध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जिस अवध की हम बात कर रहे हैं वो अवध आज बेसिकली लखनऊ फैजाबाद का के बीच का क्षेत्र माना जाता है। मेनली नदियों के आधार पर देखें तो ये इलाका कर्मनाशा नदियों के कर्मनाशा एवं कन्नौज के बीच, गंगा के बीच का इलाका है। ठीक है, जैसा कि आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा। और चूंकि नदियों का क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कैसा रहा होगा, समृद्धशाली यानी प्रॉस्पर, उपजाऊ क्षेत्र था। और उस समय के सबसे समृद्धशाली यानी सबसे संपन्न इलाकों में से एक है, जिसकी स्थापना बुरहानुल मुल्क ने की थी। और आप देख रहे होंगे कि 1722 में, याद है आपने लिखा था कि अधिकांश राज्य कब आजाद हो गए थे, तो अधिकांश राज्यों को आजादी मिल गई थी मोहम्मद शाह रंगीले के समय में। तो उनमें से एक राज्य था अवध। ठीक है, और सादत खान जो फाउंडर है वो बेसिकली ईरानी गुट का है, ईरानी शिया गुट का है। तो आपने गुट पढ़े थे, ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी। उसी गुट से सादत खान, उपाधि इसकी बुरहान उल मुल्क है। बुरहान उल मुल्क ये पूछी जाती है। ठीक है, ये वही आदमी है जिसने नादिर शाह की मदद की, लेकिन बाद में वो आत्महत्या भी कर लेता। ठीक है, इसके बाद उसका भतीजा और दामाद सफदरजंग अवध का नवाब बनता है। तो अगर आप लखनऊ गए होंगे तो ये सब चीजें आपको वहां झलक दिखाई देगी, और नहीं है तो आप जाके देखेंगे तो आज भी वहाँ कई सारी चीजें इसको रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें और नोट करते हैं इनके बारे में। जब अब्दाली से युद्ध हुआ तो सफदरजंग ने मुगलों का साथ दिया और बदले में क्या बना, वहां का वजीर भी बना। इसके मराठों के साथ भी रिलेशन है, तो जयप्पा सिंधिया और मल्हारराव होलकर से संधि भी करता है आदमी। और इसके बाद जो व्यक्ति राजा बना हुआ है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला ने मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय को, जिसका नाम अली गौहर था,
लखनऊ में शरण दी थी। ये केस मैंने आपको बताया था, है ना, क्योंकि लगभग 11-12 साल तक मुगल एम्परर दिल्ली से बाहर भागे भागे फिर रहे थे। तो उस दौर में उन्होंने, जिसको फरारी कहते हैं, कहाँ काटी है, सफदरजंग के सुजाउद्दौला के। ठीक है, ये वही सुजाउद्दौला है जिसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। ठीक है, और बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ लड़ा। तो हमारा काम यहीं पर है, जब सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों के साथ क्या किया, संधि की, जिसे हम इलाहाबाद की दूसरी संधि कहते हैं। ठीक है, तो वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अवध को पूछा जाता है कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया। तो ठीक 57वीं क्रांति से पहले 56 में आरोप क्या लगाया गया कि वहां के जो नवाब हैं वाजिद अली साहब, वो अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे हैं। ये आरोप लगाकर उनके एम्पायर को हड़प लिया गया। तो इलाहाबाद की संधि से लेकर कुशासन के आरोप तक अवध की भूमिका एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में रही। मध्यवर्ती राज्य क्या होता है, हम ये भी देखेंगे। इसी को बफर स्टेट कहते हैं। ठीक है, बफर स्टेट किन्हीं भी दो राज्यों या देशों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। जैसे चाइना और नेपाल भारत के रूप में, नेपाल और भूटान है ना, ये बफर स्टेट के रूप में काम करते हैं। बफर स्टेट का काम बेसिकली एक राज्य से दूसरे राज्य को बचाना या दूर रखना होता है। ठीक है, तो आखिरकार अंग्रेजों ने अवध को बफर स्टेट के रूप में क्यों प्रयोग किया? इलाहाबाद की संधि के बाद उसे अपने अंदर मिला क्यों नहीं लिया? ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि अंग्रेजों ने अवध को बफर स्टेट के रूप में यूज किया। किसके खिलाफ यूज किया? मराठा के खिलाफ। ठीक है, वो चाहे तो अंग्रेज यानी क्लाइव इसे अपने एम्पायर में मिला सकता था, लेकिन नहीं मिलाएगा। वो उसका रीजन अभी हम देखेंगे। तो बफर स्टेट की भूमिका समझ में आ गई। जैसे आपके घरों में, हाँ हिमांशु कुछ पूछना? नो सर, कुछ नहीं। आप अपने घरों में देखा होगा, आपके और आपके पिताजी के बीच में बफर स्टेट कौन होता है? आपकी मदर होती है ना। दोनों ही एक दूसरे से बचते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। वैसे ही मराठों से सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने अवध को बफर स्टेट के रूप में यूज किया। ठीक है, ये है वो अवध जिसके बारे में हमें बंगाल की संधि, सॉरी इलाहाबाद की संधि के बारे में हमें बात करनी। ठीक है, तो अब हेडिंग बनाएंगे कल की चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, इलाहाबाद संधि। नोट कर लिया आप लोगों ने ज्योति और निहारिका? ठीक, क्योंकि बाकी लोगों ने तो क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आवश्यकता आप लोगों को नहीं है ना। ठीक है, तो हेडिंग बना के रखिए इलाहाबाद की द्वितीय संधि। मैं इस चीज को सीधा लिखाऊंगा आपको, आप लोग नोट कर लीजिए। इलाहाबाद की दूसरी संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ में हुई। इस संधि की निम्नलिखित
शर्तें, कंडीशंस या प्रावधान थे। नंबर 1, अवध के नवाब को कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में, पेनल्टी के रूप में देने पड़े। 50 लाख, 50 लाख अवध के नवाब ने कंपनी को दिया। अवध के नवाब ने कंपनी को नंबर 2, कड़ा और इलाहाबाद का किला दिया। कड़ा और इलाहाबाद का किला कंपनी को मिला। तो मुझे बताओ, कल हमने आपको बताया कंपनी ने ये किले किसको दे दिए बाद में? कल लिखा था आपको, कड़ा और इलाहाबाद का किला कंपनी ने नवाब से लेकर किसको दिए? ये किले कल मैंने आपको लिखा है इलाहाबाद की पहली संधि में, देखो शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए। तीसरा प्रावधान, शर्तें थी, बनारस के एक राजा थे, राजा क्या जागीरदार थे, लॉर्ड है, फ्यूडल लॉर्ड बलवंत सिंह। उन बलवंत सिंह को अवध की एक जागीर दिलवा दी गई, बनारस की जागीर। तो यहाँ क्वेश्चन अच्छा है कि इस समय तक बनारस पर किसका कब्जा है? अवध का कब्जा था, और वो वहां के एक लैंडलॉर्ड बलवंत सिंह को दे दिया गया। ये 3 चीजें कंपनी ने नवाब से ले ली। और क्या दिया? अब कंपनी नवाब को क्या देगी? कंपनी ने नवाब को अवध पर होने वाले आंतरिक और बाहरी हमलों से सुरक्षा का वचन दिया। कंपनी ने कहा कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन इसके बदले में कंपनी को क्या मिला? कंपनी ने कहा कि आपकी सुरक्षा के लिए हमारी सेना होगी, आपको अपनी सेना खत्म करनी पड़ेगी। तो अवध यहाँ सैनिक रूप से कमजोर हो जाता है और किस पर निर्भर हो जाएगा? अंग्रेजों पर सुरक्षा। और जाहिर सी बात है कि खर्चा कौन देगा? अवध का नवाब देगा। तो पैसा भी दे रहा है सेना को, और सेना उसके नियंत्रण में है भी नहीं। और इन सब की देखरेख के लिए अंग्रेजों ने एक ब्रिटिश अधिकारी को दरबार में नियुक्त कर दिया, जिसको कहा गया था कि आप नवाब के कामों पर निगरानी रखेंगे, विशेषकर बाहरी मसलों में, आंतरिक मसलों में दखल नहीं देंगे। यानी सुरक्षा संबंधी कोई बात है तो आप बात करेंगे, अन्यथा आप दूर रहेंगे। ठीक है। यही जो ब्रिटिश रेजिडेंट जो वहां रहता था उसको क्या बोलते थे? ब्रिटिश रेजिडेंट। इसी ब्रिटिश रेजिडेंट ने 1856 में, जिसका नाम मैंने आपको लिखाया था, कैनिंग को ये मैसेज दिया था कि अवध का शासन अच्छा नहीं चल रहा है, कुशासन चल रहा है, आप अवध को अपने कब्जे में लें। यानी ये रेजिडेंट समय समय पर वायसराय और गवर्नर जनरल को क्या करता है? खबरें देता है कि अवध में क्या हो रहा है। ठीक है। अब यही स्थिति है बफर स्टेट की। अवध क्या बन गया यहाँ पर? बफर स्टेट। बफर स्टेट को मतलब इसको धायमा भी बोलते हैं। धायमा समझते हो ना? जो पालन पोषण करती है, जन्म नहीं देती। कई लोग उसे स्टेप मदर भी बोलते हैं। तो अवध ने यहाँ कंपनी को पाला और पोषा। कैसे पाला पोषा? क्योंकि एक तो कंपनी की सेना
यहाँ पैसे देकर क्या कर रही है, कंपनी के लिए काम कर रही है, और समय समय पर यहाँ जो व्यापार का एरिया था वो कंपनी के लिए खुल गया, क्योंकि अवध का मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट था कंपनी के लिए। तो कंपनी ने यहाँ भी फिर ड्यूटी फ्री ट्रेड की अनुमति प्राप्त कर ली। ठीक है, तो अवध से कंपनी को पैसा और सैनिक दोनों अच्छे से मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसकी भूमिका स्टेप मदर की है या बफर स्टेट के बीच की। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन प्री में पूछा गया है कि कौन सा स्टेट बफर स्टेट था, मध्यवर्ती राज्य, तो अवध। किससे बचाव कर रहे थे अंग्रेज अपना? मराठों से बेसिकली। इसी को सुरक्षित घेरे की नीति कहा जाता है। सुरक्षित घेरा मैं आपको आगे बताऊंगा कि सुरक्षित घेरे की नीति क्या है जब हम गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे। तो एक अलग से क्वेश्चन बनता है सुरक्षित घेरा, यानी एक जो सिक्योर्ड बाउंड्री थ्योरी कहते हैं इसको, क्या थी। तो जब हम पढ़ेंगे तो अवध की चर्चा फिर से आएगी, तब तक अवध को ध्यान में रखिए। हिंदी में लिख लेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने सुरक्षित घेरे की नीति के तहत किया। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि और उसके परिणाम अवध के संदर्भ में आपके सामने है। ये दूसरी संधि थी। ठीक है, एक संधि और हुई जो कंपनी ने इस समय बंगाल के नए नवाब से की, जो मैंने आपको कल बताया था। बंगाल का नया नवाब कौन है? क्योंकि मीर जाफर और मीर कासिम दोनों मर चुके हैं, तो मीर जाफर का जो अंडर एज सन है नजमुद्दौला, कल बताया था आपको, नजमुद्दौला से संधि की थी। और उस संधि में कहा गया कि निजामत यानी प्रशासन का अधिकार नवाब का रहेगा, लेकिन रेवेन्यू राइट, सिविल राइट, दीवानी अधिकार कंपनी के पास रहेंगे। क्योंकि नवाब कैसा है? अंडर एज है। दूसरा आपको याद होगा कि इलाहाबाद की पहली संधि में मुगल एम्परर ने अंग्रेजों को क्या दिया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की रेवेन्यू राइट। तो ये रेवेन्यू राइट किसके पास रहेंगे? टैक्स कौन वसूलेगा? कंपनी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको निजामत कहते हैं, वो नवाब देखेगा। ठीक है, ये संधि किसके साथ हुई? बंगाल के नए नवाब अंडर एज सन नजमुद्दौला के साथ हुई। ठीक है, इस संधि का परिणाम बंगाल में द्वैध शासन के रूप में, डायरकी के रूप में सामने। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अगला हेडिंग आउट प्री और मेंस की दृष्टि से? द्वैध शासन, डायरकी। तो प्री के हिसाब से पहला क्वेश्चन तो समय पूछेगा कब से कब तक है। तो इलाहाबाद की संधि से ही प्रारंभ हो गया था, 1765 से 1772 तक, 65 से 72 तक। मेंस के हिसाब से लिखेंगे द्वैध शासन, डायरकी का रिलेशन बंगाल में बंगाल के प्रशासन से है, एडमिनिस्ट्रेशन से है, जिसे वहां दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, निजामत और दीवानी। निजामत के ब्रैकेट में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, और दीवानी के ब्रैकेट में लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व की वसूली, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, इस द्वैध शासन में कंपनी ने बिना किसी जनता के उत्तरदायित्व के रेवेन्यू वसूला, रेवेन्यू निकाला, प्राप्त किया बंगाल, बिहार, उड़ीसा से।
कोई उत्तरदायित्व नहीं लिया, तो बिना उत्तरदायित्व का अधिकार लिया कंपनी ने, जबकि नवाब ने बिना लाभ के प्रशासन की जिम्मेदारी ली। बिना लाभ के नवाब ने एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ली। बिना लाभ शब्द क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि अगर प्रशासन चलाना है तो नौकरी तब तनख्वाह देनी पड़ेगी, तनख्वाह देने के लिए टैक्स चाहिए होगा। टैक्स कौन ले रहा है लैंड रेवेन्यू के तौर पर? कंपनी। तो नवाब के पास लोगों को, प्रशासन को चलाने के लिए पैसा नहीं है देने के लिए। क्लियर है? यानी जो मलाई है वो पूरी कंपनी खा रही है और बदले में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले। बात समझ में आ रही है? कंपनी आपसे टैक्स लेगी लेकिन सुविधा नहीं देगी। सुविधा किसको देनी पड़ेगी? नवाब को। लेकिन उसे आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो कहां से देगा आपको? कब तक देगा? तो जब कोई प्रॉब्लम खड़ी होती थी तो लोग भागे भागे जाते थे कंपनी के पास, कैसा हो गया? तो कंपनी कहती है कि तुम्हारा राजा कौन है? वो कहती बंगाल का नवाब नजमुद्दौला। बोलो उससे जाके बोलो। वहां जाते लोग, नवाब से बोलते। नवाब कहता तुम किस टैक्स किसको दे रहे हो? बोला अंग्रेजों को। बोलो कंपनी को। बोलो वहां जाके बोलो। ये है दोहरा ढांचा, डबल स्ट्रक्चर था, डुअल। इसी को डायरकी कहते हैं। किधर है यहाँ पर? कंपनी ने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भारतीय लोगों को अपॉइंट किया प्रारंभ में। किसको अपॉइंट किया? इंडियन कलेक्टर्स को, जिनका नाम था मोहम्मद रजा खान और शिताब राय। मोहम्मद रजा खान और शिताब राय। अब आप लिखेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, द्वैध शासन का अर्थ बता दिया आपने। अब आप बताएंगे कि द्वैध शासन क्यों अपनाया गया। ठीक है, तो लिखेंगे इस डायरकी को अपनाने का कारण डैश कंपनी को जन विरोध यानी जनता के विरोध का खतरा था। अगर कंपनी सीधे सत्ता में हाथ लेती तो, हाथ डालती। ठीक है, तो सीधे सत्ता हाथ में लेकर जन विरोध, मास रिवोल्ट से बचा लिया अपने आप। इसके अलावा पुर्तगाली, डचेज, फ्रांसीसी आदि का भी विरोध बचा लिया अपने आप को, क्योंकि ये अगर अंग्रेज सत्ता हाथ में लेते तो डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी स्थानीय लोगों को भड़का सकते थे और स्थानीय लोगों की सहायता से अंग्रेजों को रिप्लेस कर सकते थे। ऐसा इन लोगों ने अमेरिका में कर चुके थे। क्लियर है? तो इसलिए ब्रिटिश कोई खतरा नहीं चाहते हैं, पुर्तगालियों को या यूरोपियन शक्तियों को कोई मौका नहीं देना चाहते। नेक्स्ट, ऐसा करने से भारत की जो उस समय की ताकतवर स्थितियां थी, क्षेत्रीय शक्ति, रीजनल पावर थी, जैसे मराठा, मैसूर, है ना, ये भी विरोध कर सकते थे। इनसे भी बचा लिया। कंपनी को आगे लिखेंगे, लग रहा था कि ये सब संभालने के लिए उनके पास ट्रेंड ऑफिसर्स और एम्प्लॉय नहीं है। तो जब तक ट्रेंड ऑफिसर और एम्प्लॉय नहीं आ जाते तब तक हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में नहीं लेंगे। अगला, कंपनी को अभी तक शासन करने की अनुमति ब्रिटिश पार्लियामेंट से नहीं मिली थी, केवल किसकी थी? व्यापार करने। ठीक है, इसलिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी। कारण लिख लिया आप लोगों ने।
अब परिणाम लिखेंगे कि आखिर डायरेक्टरी का रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट सबसे पहले पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। क्या है? इससे बंगाल में एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्किज्म, प्रशासनिक अराजकता पैदा हुई। क्यों होगी बता सकते हो? प्रशासनिक अराजकता कैसे पैदा हुई? लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ गया? सर जो क्योंकि मेन तो जो सबसे ज्यादा जो परेशान थी वो पब्लिक ही थी, तो पब्लिक का वेलफेयर उसके उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से वो टैक्स देने में भी वो हो रहे थे, जिससे टैक्स की वजह से कंपनी को प्रॉब्लम थी और विद्रोह हो रहा था, उसकी वजह से नवाब को प्रॉब्लम थी। बिल्कुल ठीक। जब प्रशासन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो चोरी डकैती हिंसा बढ़ रही थी। ठीक। दूसरा परिणाम एडमिनिस्ट्रेशन में पड़ा कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो इस सब में इन्वॉल्व थे, उन पर कोई कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल कौन करता? प्रशासन। प्रशासन किसके हाथ में है? नवाब के हाथ में। नवाब कमजोर है, तो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने भी करप्शन को खूब प्रमोट किया। और कंपनी पहले ही कर चुकी है। दस्तक किसको मिली थी? कंपनी को। कर्मचारी कंपनी के क्या कर रहे थे? दस्तक का मिसयूज तब कर रहे थे जबकि बंगाल के नवाब और मुगल एम्पर का दबदबा था, और अब तो कोई दबदबा है ही नहीं। तो करप्शन कंपनी के द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा पीक पर पहुंचा दिया गया। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिक्वेंसेस। इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या आएंगे? उत्पादकता गिरेगी या बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी इंडिया की गिर जाएगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि सर यहाँ पे करप्शन हो रहा है और लैंड पे कुछ लगा नहीं रहे हैं, मतलब इंडिया में कोई प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक। किसानों से टैक्स तो ले रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट का कोई काम नहीं कर रहे। खेती का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया खेती में, केवल अंडे देने वाली मुर्गी बना के रखा हुआ। और सर सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए तो रखा था, प्रोडक्शन तो ब्रिटेन जाके ही करते थे। हाँ, लैंड नहीं, हमारी चर्चा है वो लैंड प्रोडक्शन की थी ना। तो प्रोडक्शन तो कर रहे थे लेकिन गिरेगा वो प्रोडक्शन। क्यों गिरेगा? क्योंकि उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लैंड रिफॉर्म नहीं है, कोई एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं कर रहे हो। केवल सोने देने वाली मुर्गी के, अंडे देने वाली मुर्गी के समान वो यूज कर रहे हैं। इससे खिलाया कुछ नहीं है बल्कि अंडा ही दिया जा रहा है। ठीक है। अगला लाभ मिलेगा कंपनी के कर्मचारियों को, क्योंकि उन्होंने निजी व्यापार कर दिया। करप्शन का मतलब यही था कि निजी व्यापार किया और यहां से पैसा कमाकर इंग्लैंड भेजा। इन सब के परिणाम स्वरूप भारत में जो दस्तकार थे, आर्टिसंस थे, जो क्राफ्टमैन था, वो बर्बाद हो गया। कैसे बर्बाद हुआ वो बताओ कहानी। क्योंकि अभी तक नियम थे कि जो रेट होगी उस पर माल परचेज करते थे। ठीक। लेकिन अब क्या हो गया? अब उन्होंने, क्योंकि मालिक बन गए यहाँ के, तो किसानों से कम कीमत पर रॉ मटेरियल लेना शुरू कर दिया। उनको मजबूर किया कि वो रॉ मटेरियल सस्ते दामों पर हमें बेचे। उनको डराया धमकाया। ठीक है। तो उनके सस्ते माल को सस्ते में खरीद कर, क्योंकि वो सत्ता में हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ के आर्टिसंस को खत्म कर दिया। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि वो स्थानीय दस्तकारों से, किसानों से, खासकर आर्टिसंस थे, एक एग्रीमेंट करते थे और ये पहले से चला आ रहा था। ऐसा नहीं था कि नया था कोई, लेकिन इसका स्वरूप बदल गया था और ये था ददनी सिस्टम।
ददनी, DADNI। ददनी सिस्टम एक एग्रीमेंट होता था जो भारतीय लोकल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स ब्रिटिशर्स के साथ करते थे, जिसमें ब्रिटिशर्स उन्हें एडवांस में कुछ पैसा देते थे, डेट तय करते थे और कीमत तय करते थे, और ये सब प्रोड्यूसर की शर्तों पर होता था। लेकिन अब क्या हुआ, ददनी अभी भी होती थी, लेकिन शर्तें अब कौन तय करेगा, ब्रिटिशर्स तय। तो कहा जाता है कि ददनी सिस्टम के एग्रीमेंट से बचने के लिए लोगों ने अपने अंगूठे काट दिए। अंगूठे काटने के कई कारण थे यहाँ पर, क्योंकि वो थंब किससे लगाएंगे, वो एग्रीमेंट पर साइन कैसे करेंगे, थंब लगाकर, थंब ही नहीं रहेगा तो एग्रीमेंट कैसे होगा। दूसरा, ये शिल्पी क्या करते थे, आर्टिसंस, कपास, कॉटन को निकालते थे मशीन चलाकर, तो जब अंगूठा ही नहीं रहेगा तो मशीन चलाएंगे कैसे। तो लोगों ने ददनी सिस्टम से बचने के लिए अपना अंगूठा त्यागना बेहतर समझा। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती थी, आप सोच सकते थे कि लोग अपना अंगूठा देने को तैयार नहीं, लेकिन ददनी पर साइन करने को तैयार नहीं। इससे ददनी की जो क्रुएलिटी है वो समझ में आ रही हो। इन सब से दो चीजें पैदा हुई। एक, भारत में हमने कल देखा, भारत से इंग्लैंड की ओर पैसा जाने लगेगा जो अभी तक आ रहा था, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की स्पीड, इंटेंसिटी बढ़ा दी गई, भारत से धन निष्कासन ब्रिटेन की ओर होने लगा। और इन सब से बंगाल में गरीबी, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं पैदा होने लगी, और इन सब का अंततः परिणाम था बंगाल का भीषण अकाल 1770 का। 1770 का फेमाइन, जो कि मैन मेड माना जाता है। तो केवल 5 सालों में फर्क सामने दिखाई देने लगा था। ठीक है, ये है आर्थिक कारण। कुछ और कारण लिखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। इन सब समस्याओं से जाहिर सी बात है कोई भी आदमी नैतिक नहीं बना रहता, मोरलिटी खत्म हो जाती है, एथिकलनेस उसकी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बंगाल का समाज फ्रस्ट्रेट और मोरली डिक्लाइन हुआ, नैतिक रूप से गिरा, और लोगों के अंदर काम करने की जो मोटिवेशन थी वो खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि काम करने का मतलब क्या होगा, शोषण होगा, तो काम ही मत हो। कंपनी पर सबका क्या प्रभाव पड़ा, कंपनी पर क्या प्रत्यक्ष प्रभाव भारत पर देखे ना आपने, कंपनी को क्या प्रभाव पड़ा। तो एक इन्फ्लुएंस हम कंपनी पर भी लिखेंगे। कंपनी पर आप लिखोगे कि आपको लग रहा है कि सकारात्मक प्रभाव पड़ा, नहीं, इनका कंपनी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। क्या इम्पैक्ट पड़ा, कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा करप्शन जब पीक पर पहुंच गया तो कंपनी के लॉसेस बढ़ने लगे और कंपनी घाटे में आ गई। क्यों, क्योंकि कर्मचारी कौन सा व्यापार कर रहे हैं, पर्सनल ट्रेड कर रहे हैं, तो कंपनी भी घाटे में रहती। ये है द्वैत शासन और उसका पूरा एनालिसिस। ठीक है, तो जवाब मिल गया कि आखिर बंगाल को क्यों कब्जे में नहीं लिया, क्योंकि उनके पास द्वैत शासन की सुविधा, डायरकी की सुविधा उपलब्ध थी। इससे क्वेश्चन बनता है, एक तो मैंने बता ही दिया, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि द्वैत शासन से ना तो बंगाल के लोगों को फायदा हुआ, ना ही कंपनी को, और इससे केवल प्राइवेट इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट ही पूरे हुए, निजी हित ही पूरे हो पाए। स्पष्ट करें। ठीक है,
इस स्टेट को, बंगाल में इस स्टेट को उस समय डाकू स्टेट कहा गया। बंगाल में ऐसे राज्य को डाकू राज्य कहा गया। और जाहिर सी बात है, सत्तावन के बाद बंगाल में एक ऐसा स्टेट निकल कर आया जो प्रायोजित था, स्पॉन्सर्ड भी था और एक लुटेरा राज्य भी था। ठीक है, तो यहाँ जो स्पॉन्सर्ड स्टेट शब्द का प्रयोग किया है, प्रायोजित राज्य का, उसका अर्थ पूछा जा सकता है क्या है, आपको मेंस में लिखना भी पड़ेगा। प्रायोजित राज्य ऐसे राज्य होते हैं जिनका निर्माण कोई बड़ी शक्ति करती है और उसका निर्माण वह शक्ति अपने लाभ के लिए करती है। तो बंगाल क्या है, यहाँ पर स्पॉन्सर्ड स्टेट है। किसने बनाया? बड़ी शक्ति कौन है? कंपनी है। किस लिए बनाया? लाभ के लिए। वो आपने भी देखे। तो यह स्पॉन्सर्ड इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि जो बड़ी पावर है वो उसे अपने इंटरेस्ट के लिए बनाती है। तो जब तक इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, और इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए वहां की जो कंट्रोलिंग पावर है वो अपने हाथ में। यहाँ तक कि जो नवाब या राजा या जो ऑनर होगा वो भी उनका पेट होना चाहिए, तभी काम करेगा उनके हित के लिए। तो नवाब नजमुद्दौला है, जो छोटा बच्चा है, बड़ा भी होता तो भी कुछ नहीं कर पाता वो। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि 57 क्यों कह रहे हैं, इसे हमें 64 बोलना चाहिए था। 57 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीर जाफर किसका पेट है? ब्रिटिशर्स का। मीर कासिम भी क्यों बना? क्योंकि वो स्टार्टिंग में पेट था, बाद में अलग चला जाएगा मुंगेर। उसके हटने के बाद कौन आया? फिर से मीर जाफर बना। मीर जाफर का उसका बेटा नजमुद्दौला बना। यानी जितने भी नवाब वहां बन में आए वो सब अंग्रेजों ने बनाए और हटाए, या इनके द्वारा कंपनी ने अपने आप को, अपने बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखा। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि 57 के बाद का बंगाल का राज्य प्रायोजित राज्य है। और लुटा हुआ क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया। लूटने का मतलब, लुटेरा राज्य वो होता है जो जनता से टैक्स तो लेता है लेकिन बदले में कोई व्यापारी व्यवसायिक विकास कार्य नहीं करता, नंबर एक। दूसरा, ऐसे राज्य में जो लूटने वाला है वो हर प्रकार से राज्य का शोषण करता है। कैसे? व्यापार करके भी, और क्लाइव जैसे लोगों के द्वारा कंपनी के जो कर्मचारी अधिकारी थे उन्होंने नवाबों से लाखों रुपए रिश्वत के लिए घूस ली। ठीक है, तो 3 तरीके से लूटा जाता है। एक, रेवेन्यू को कलेक्ट करके। दूसरा, व्यापार को अपने लिए फायदेमंद बनाकर। और तीसरा, घूस और ब्राइब लेकर, इस तरह से। और बदले में जनता को कुछ नहीं मिलता। तो आपको कुछ पैसा बताना पड़ेगा कि कितना पैसा उन्होंने लूटा, ये जरूरी है ना। वैसे हम आगे पढ़ेंगे इस पैसे के बारे में। तो कहा जाता है 57 से 65 केवल
8-9 सालों में 1757 से 1765 तक, यानी प्लासी से बक्सर तक, कंपनी ने भारत से 50 लाख पाउंड कमाए। ठीक है, लेकिन अगर हम 57 से 80 की बात करें तो कंपनी ने भारत से या ब्रिटेन ने भारत से 30 करोड़ 80 लाख कमाए। फर्क आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपका प्रश्न वैसे तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक चीज इसमें और लिख सकते थे जो हमने कल छोड़ी थी, समझने का आप आगे समझाऊंगा। अब कंपनी को जो पैसा मिल रहा था यहां से, इसका परिणाम क्या होगा? ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हो जाएगी। और ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? कंपनी व्यापार करने के लिए अभी तक इंग्लैंड से क्या लाती थी? सोना और चांदी। क्या वो लाएगी अब? नहीं, उन्होंने यहीं से पैसा लिया हमारा, उसी पैसे से हमसे चीजें खरीदी, सस्ते में खरीदी, कच्चे माल के रूप में खरीदी और इंग्लैंड भेज दी। पैसा नहीं दिया उन्होंने उसके लिए, वो पैसा हमारा ही था, हमारे टैक्स का पैसा था, हमसे ही लिया गया, सस्ते में चीजें ली गई और बदले में कुछ देना नहीं पड़ रहा है। तो अगर 1 रुपये भी अगर जनता उसे टैक्स दे रही है अंग्रेजों को, तो 1 रुपये उनके लिए सेविंग है, क्योंकि विकास कार्य वो नहीं कर रहे हैं। उस 1 रुपये से उन्होंने यहाँ का कॉटन खरीदा। पहले वो कॉटन हो सकता था 1 किलो आता था, अब वो कॉटन 2 किलो खरीद रहे थे, क्योंकि शर्तें उनकी थी। 2 किलो कॉटन को कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड। वहां से क्या बन के आया? टेक्सटाइल, कपड़ा बनकर आ गया। उस कपड़े को फिर से यहाँ बेच दिया, तो 2 किलो कॉटन 5 रुपए का कपड़ा बनकर आई। लगा कितना था उनका? 1 रुपया भी नहीं लगा, याद है ना? 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। जो 1 रुपये में खरीदा था वो भी हमारा पैसा था। उस कपड़े को उन्होंने 5 रुपए में बेचा और ये 5 रुपए उनकी सेविंग थी। तो 1 पैसा लगाए बिना वो लोग 5 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि इस द्वैत शासन ने बुलियनिज्म को, बुलियन याद है, सोना और चांदी को लाना बंद कर दिया और बंगाल से प्राप्त पैसे से ही व्यापार किया और अपने लाभ को हजारों गुना बढ़ा लिया। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि 57 के बाद बंगाल का राज्य कैसा राज्य बन के निकला? जो प्रायोजित था और लुटेरा राज्य था। ठीक है, कहानी यहाँ तक। तो ये बंगाल के द्वैत शासन की स्थिति अब आपके लिए तैयार है। यहाँ तक कुछ भी पूछना हो तो आप लोग अब पूछ लो, अन्यथा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं पूछना है? ठीक है, तो अच्छी बात है। आई थिंक सब समझ में आ गया आप लोगों को। समझदार लोग हैं आप लोग। एनीवे, मैसेज किसने भेजा है आप में से? वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी भी हो रही है प्रिया? ठीक है, तो वीडियो सुन लेना, थोड़ा छूट गया हो तो वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? पंजाब के बारे में। ठीक है, तो यूरोपियन शक्तियों के दौरान हमने मुगल एम्परर, मराठा, मैसूर और आज बंगाल को तैयार किया है। ठीक है, अगली बड़ी शक्ति जो कुछ समय बाद पैदा होने वाली है, इसका नाम था पंजाब। ठीक है, तो पंजाब की हिस्ट्री हम शुरू करेंगे मुगलों के समय से थोड़ा सा, क्योंकि
आधुनिक काल की शुरुआत वहीं से होगी तो हम वहीं से लेंगे उसे। ठीक है, इसमें पंजाब की राजधानी आपको पता है कि लाहौर है। ठीक है, वॉइस आ रही है आप लोगों को? सर अभी आई, बस उससे पहले नहीं आई थी। ठीक है, तो पंजाब की राजधानी लाहौर है और आप जानते हैं कि गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की थी 1999 में। यानी गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद गुरु नहीं बनते थे, लेकिन फिर भी एक लीडर पैदा हुआ, इसका नाम था बंदा बहादुर, है ना, लक्ष्मण सिंह। इसका वास्तविक नाम आपको लिखाया गया था लक्ष्मण देव है। इसने पंजाब राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी तक पंजाब राज्य कैसा है? धार्मिक राज्य एक तरीके से। लेकिन जो राजनीतिक राज्य है, यानी बंदा बहादुर को क्या क्रेडिट मिलना चाहिए? सिखों को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है? और आप देखेंगे कि अब सिखों को पॉलिटिकली जीतना बड़ा मुश्किल था। दुर्जय माने जिनको जीतना मुश्किल। ठीक है, लेकिन ये बंदा बहादुर लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हरुखसियर उसे मरवा देगा। तो कुछ समय के लिए सिख थोड़े से लूज करेंगे अपने आप को, लेकिन सिखों की किस्मत अच्छी है कि मोहम्मद शाह के टाइम पर कौन आएगा? आक्रमण होंगे। उन आक्रमणों से मुगल और मराठे दोनों कमजोर हो जाएंगे और उन कमजोरों से मौका मिलेगा रणजीत सिंह को ऊपर उठने का। कहानी क्लियर है? रणजीत सिंह को मौका मिले, लेकिन इसके बीच में हमें कुछ चीजें और नोट करनी। रणजीत सिंह से पहले आपको कर्पूर सिंह का नाम लिखना होगा, जो मैंने आपको वहां नहीं लिखाया था, अब लिखेंगे हम। कर्पूर सिंह ने दल खालसा का गठन किया था। बंदा बहादुर के बाद कर्पूर सिंह बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं, जिन्होंने सिखों को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करके 12 भागों में, भाग मतलब मिसल, मिसल MISAL, मिसल में डिवाइड कर दिया। इसी को दल खालसा कहते हैं। और उस दल खालसा में 12 मिसलें थी, है ना। उसकी स्टोरी में आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाऊंगा, अभी वापस आएंगे इस पर। ये यहां से आप पढ़ें। ठीक है, ये आप जानते हैं, सब मैंने आपको भी बता दिया है ना? जो मैं आपको हम बताना चाह रहे थे वो चीज ये है कि कर्पूर सिंह ने दल खालसा का गठन किया, और दल खालसा का नेतृत्व करता कौन था? जस्सा सिंह। तो जस्सा सिंह का तो नाम उतना जरूरी नहीं है, लेकिन दल खालसा या खालसा दल और कर्पूर सिंह को आप जरूर याद रखेंगे। इसका सीधा मतलब था कि सिखों के 12 डिवीजन बना दिए गए थे। डिवीजन को क्या बोलते थे? मिसल बोलते थे पंजाबी भाषा में, मिसल कहा जा रहा है। ठीक है, इन मिसलों में संस्थापक आपसे सबके नहीं पूछेगा,
बस कर्पूर सिंह के बारे में पूछेगा। जस्सा सिंह आप देख रहे हैं, ये भी हैं जस्सा सिंह, दो तरह के हैं, अहलूवालिया और रामगढ़िया, तो इन्होंने ये मिसलें बनाई हैं। हमारा संबंध बेसिकली शुक्र चकिया से है, ठीक है, तो ये याद रखना है, शकर चकिया से, ठीक है। शुक्र चकिया चरस सिंह बना रहे हैं, इसी से हैं कौन, आपके राजा रणजीत सिंह। तो सबसे पॉपुलर मिसल पूछी जाती है कौन सी होगी, शुक्र चकिया। कारण भी पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे क्योंकि रणजीत सिंह इससे बिलोंग करते हैं। सबसे ताकतवर पूछी जाएगी, ताकतवर का जवाब अलग है, भंगी से, भंगी में, ठीक है। चलिए, गुलाब सिंह की कहानी भी आएगी आगे आपके। गुलाब सिंह वही हैं जिनके सक्सेसर बाद में कश्मीर पर शासन करेंगे। गुलाब सिंह यहीं से कश्मीर की शुरुआत से होगी, क्या रवि विभाग देखेंगे बाद में, ठीक है। अब ये सिख कब ताकतवर बनते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है। 1760 तक सिखों का पूरे पंजाब पर अधिकार होता है। देखो ध्यान करो, 1760, 61 में क्या होने वाला है, पानीपत। पानीपत में कौन खत्म हो जाएगा, मराठे। यानी सिखों को यहाँ चुनौती देने वाला अब कोई भी नहीं बचेगा, मुगल भी नहीं बचे, केवल एक पावर बचेगी जो उनके पश्चिम में है, और वो है अफगान। उनसे भी रणजीत सिंह दोस्ती करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पंजाब का मतलब क्या है, सहारनपुर तक, ठीक है, सिंधु नदी के अटक तक, मुल्तान तक और जम्मू कश्मीर तक, ठीक है। ये उस समय का पंजाब स्टेट, यानी भारत का पश्चिमी हिस्सा। और उस समय पंजाब का मतलब, मुल्तान का मतलब लाहौर, आज का पाकिस्तान वाला हिस्सा भी शामिल था। बाकी हिस्से तो इंडिया के हैं, लेकिन आज के पाकिस्तान का हिस्सा ये है, मुल्तान, ठीक। तो ये सब रणजीत सिंह से पहले की कहानियां मैंने आपको सुनाई है, जो आपके लिए थोड़ी सी बैकग्राउंड बनाने के लिए जरूरी थी, ठीक है। यहाँ तक कहानी, ठीक है। मेन से कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं बनेगा, सारे क्वेश्चन अभी तक आपके लिए प्री के थे। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और प्री के रहेंगे जो हम आगे देखेंगे इनको। शिवा, हमें रणजीत सिंह के बारे में बात करनी थी, मैंने आपको रणजीत सिंह के बारे में बता रहा था, इसलिए मुझे आपकी चर्चा पर यहाँ लानी पड़ी। ये रहा, ठीक है। तो अब हेडिंग बनाएंगे रणजीत सिंह। याद रखो 1760 में रणजीत सिंह के आने से पहले क्या है, सिख ताकतवर बन चुके हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखना, जब सिखों के आने से, रणजीत सिंह के आने से पहले सिख एक ताकत बने तो किसी विषय पर वो निर्णय कैसे लेते थे, डिसीजन कैसे लेते थे, क्योंकि अब तो गुरु चले गए हैं, गुरु है ही नहीं। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या बनता है कि गुरुमत्ता क्या है, गुरुमत्ता। तो गुरु तो समझ ही रहे होंगे, गुरु माने टीचर हो गया, ठीक है। गुरु मत्ता, मत्ता माने मत, ओपिनियन। गुरु का ओपिनियन महत्वपूर्ण था। तो गुरु नहीं है तो गुरु को ओपिनियन कैसे मिलेगा, सोचने वाली बात है ना। गुरु तो लास्ट गोविंद सिंह जी हैं, वो तो है रहे नहीं, तो अब गुरु मत कहां से आएगा। तो गुरु मत, ये सब लोग दल खालसा बैठ के निर्णय लेते थे, उस कलेक्टिव डिसीजन को ही गुरुमत्ता कहा जाता था। यानी सिर्फ डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए ताकतवर है।
एक आदमी कोई जोर नहीं दे रहा उन पर, सब लोगों ने डिस्कस किया और डिस्कस के बाद एक पंचायत में निर्णय ले लिया गया। अब पंचायत में बैठेंगे 2-3-4 घंटे तो पानी भी पियेंगे, मीठा पानी पियेंगे, ठीक है ना। वही मीठा पानी क्या है, शरबत था। इसलिए आज सिख जब भी कोई गैदरिंग करते हैं तो क्या पिलाते हैं, मीठा पानी पिलाते हैं, इसलिए पिलाया जाता है। तब से ही ये शरबत का कंसेप्ट चलता रहा है। खैर, तो ये क्वेश्चन प्री के लिए थोड़े से इंटरेस्टिंग थे, तो आपके अब तैयार। रंजीत सिंह की कहानी देखते हैं। आपने देखा कि रंजीत सिंह किस मिसल के हैं, शुक्र चकिया मिसल के हैं, लेकिन पिता का नाम यहाँ चेंज होगा और वो क्या है, महासिंह आ जाएंगे यहाँ पर। जैसा मैंने कहा, रंजीत सिंह जब राजा बनेंगे तो भारत का या पंजाब का थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल एरिया देखना चाहिए उस समय। तो अगर ये साउथ इंडिया है और अगर ये इलाका थोड़ा सा देखें भारत का नॉर्थ का, तो ये वो इलाका है जहां रंजीत सिंह रूल कर रहे हैं, ठीक है। इस समय दक्षिण में कौन है आप जानते हो, इधर टीपू है, इधर मराठे। अंग्रेज यहाँ नहीं, अंग्रेज अभी यहाँ बंगाल में कहीं घूम रहे हैं। मुगल कमजोर हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस पूरे स्क्रीन को आप अगर देख रहे हो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सिखों को चुनौती देने वाला अभी कोई नहीं। कौन था, मराठे थे। गए चुनौती देने, कहा पानीपत में, लेकिन हार के वापस आ गए। तो मराठे ताकतवर तो नहीं बने, लेकिन हाँ ये तय है कि नॉर्थ में उनका जो सपना था वो सपना टूट गया। और रंजीत सिंह इससे खुश रहेंगे, ऐसे खुश रहेंगे कि चलो मराठे अब हमें परेशान नहीं करेंगे। तो बचा कौन, इनके ही पश्चिम में यहाँ के अफगानिस्तान लगता था। तो रंजीत सिंह या सिखों की समस्या कुछ समय तक कौन रहेंगे, अफगान रहेंगे, और उनसे रंजीत सिंह बहुत अच्छे से निपटेगा। कैसे निपटेगा, तो उसकी एक छोटी सी स्टोरी आपने सुनी थी प्री वाली क्लास में, वही स्टोरी यहाँ भी है। तो आप देखेंगे कि रंजीत सिंह का टाइटल किसने दिया, तो जवाब जमन शाह। और जमन शाह कौन है, अहमद शाह अब्दाली का बेटा है। क्यों दी राजा का टाइटल, क्योंकि रंजीत उनको सैन्य सर्विसेज दी थी। सैन्य सर्विसेज क्या होती है, हुआ ये था कि जमन शाह की कुछ तोपें कहाँ गिर गई थी, क्वेश्चन बनता है, चिनाब नदी में, ठीक है। चिनाब नदी में जो तोपें कैनन गिरी थी, उनको रंजीत सिंह ने निकलवा के किसको भेजा, जमन शाह को। जमन शाह बड़ा खुश हुआ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें लाहौर का सूबेदार बनाता हूँ, जो कि राजधानी बनने वाली है रंजीत सिंह की, और मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि रंजीत सिंह 1792 में सामने आए हैं, लेकिन उनके लिए जो राइजिंग टाइम है वो 1798। और 1798 बंगाल खत्म, मराठे खत्म, 99 में टीपू खत्म, अंग्रेजों के सामने कोई नहीं। केवल पूरे भारत में अगर कोई बचा तो रंजीत सिंह था। वो इतने दूर था कि अंग्रेजों को खतरा था नहीं। खैर, इसी बीच में रंजीत सिंह, जैसा मैंने कहा, लाहौर पर कब्जा करेगा, और उसको विरोध कौन करेगा, भंगी मिसल। क्योंकि ताकतवर कौन है, मैंने लिखा था अभी, भंगी है। तो ये भंगी विरोध करेंगे, तो क्या मिल जाएगा रंजीत सिंह को, अमृतसर में मिल जाएगा साथ साथ, ठीक है। लाहौर रंजीत सिंह की पॉलिटिकल कैपिटल रहेगी, और अमृतसर धार्मिक राजधानी रहेगी, रिलीजियस कैपिटल, ठीक है। इनके बीच में कौन है, नदी है सतलुज, जो फर्क पैदा करेगी। ठीक है, तो रंजीत सिंह की स्थिति समझ में आ गई होगी। उस समय के हिसाब से सोच के चलिएगा, आप लोग सोचना पड़ेगा, इमेज बनानी पड़ेगी।
ठीक है। ये रणजीत सिंह थोड़ा डरता है और उस डर की वजह से अमृतसर की संधि करता है। किसके साथ में? मेटकाफ के साथ। ठीक है। मेटकाफ जो बाद में गवर्नर जनरल बनेगा, किस उस समय दूत बनकर कौन आया? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट का दूत बनकर आया। लॉर्ड मिंटो लिखा है ना इसमें, आप लॉर्ड मिंटो फर्स्ट लिखेंगे। इसमें छोटा सा झगड़ा भी हुआ। झगड़ा हुआ तो लॉर्ड मिंटो ने किसको भेजा झगड़े को निपटाने के लिए? ऑक्टर लोनी को भेजा था। यहाँ का संचालन ऑक्टर लोनी ने किया, जबकि सिग्नेचर चार्ल्स मेटकाफ के थे उस वक्त। ये अमृतसर की संधि हुई। ठीक है। और इसलिए हुई क्योंकि इससे रणजीत सिंह को जो और सिख थे उनसे लड़ने में अब आसानी रहने वाली थी। ठीक है। चलिए, इस अमृतसर की संधि का टाइम बहुत जरूरी है, 1809। याद रखना, ये बहुत सारी चीजें तय होने वाली हैं इससे। ठीक है। इस क्वेश्चन बनता है, संधि में बाउंड्री किसे बनाया गया? सतलुज नदी को बाउंड्री बनाया, यानी रणजीत सिंह सतलुज नदी के पश्चिम में रहेंगे, पूर्व में नहीं आएंगे। उत्तर में जा सकते थे, पूर्व में नहीं आएंगे। और पूर्व में नहीं आएंगे तो अंग्रेज सुरक्षित है। ठीक है। पश्चिम में कौन है? अफगानिस्तान के लोग हैं, जाने नहीं देंगे। पूर्व में अंग्रेज नहीं जाने दे रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे रणजीत सिंह? उत्तर में ही जाएंगे। उत्तर का अधिकार मिला और इसी उत्तर की वजह से उनको जम्मू कश्मीर मिल जाएगा। यहीं से जम्मू कश्मीर की आधुनिक इतिहास की कहानी शुरू होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपके उत्तराखंड पीछे इसमें पूछा गया था कि कितने राज्य थे रणजीत सिंह के पास, और भी जगह पूछा गया है। तो रणजीत सिंह के पास 4 स्टेट हैं, उनमें से जम्मू कश्मीर एक है, मुल्तान भी है, लाहौर भी है। ठीक है। इस बीच में रणजीत सिंह को ये कहां से मिला कश्मीर? अफगान राजा शाह सुजा से मिला, याद रखना। और वहीं से क्या मिला? कोहिनूर हीरा भी मिला उन्हें। ठीक है। अब आखिर इतने दूर बैठे हुए अंग्रेजों को रणजीत सिंह में इंटरेस्ट क्या है? ठीक है। अंग्रेजों को रणजीत सिंह में इंटरेस्ट है कि अगर रणजीत सिंह ताकतवर बने रहेंगे या अंग्रेजों के दोस्त बने रहेंगे तो अफगानिस्तान में जो रूस का खतरा था और नेपोलियन का खतरा था वो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन बनता है, बंगाल में बैठे हुए अंग्रेजों को, दक्षिण भारत में कब्जा कर चुके अंग्रेजों को आखिर रणजीत सिंह के साथ क्या प्रॉब्लम थी? अंग्रेज ये चाहते थे कि रणजीत सिंह हमारा साथ दें, किसके खिलाफ? रूस के लोगों को, अफगानिस्तान के लोगों को हराने के लिए। तो रणजीत सिंह पूछता है, भैया अफगानिस्तान में आपका क्या इंटरेस्ट है? तो ब्रिटिश कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमारा इंटरेस्ट ये है कि अफगानिस्तान के माध्यम से रूसी भारत में प्रवेश कर सकते हैं और वो हमारे दुश्मन। ठीक। इस चक्कर में रणजीत सिंह बीच में फंसे, रणजीत सिंह को बीच में आना पड़ा। ठीक है। तो इसलिए शाह सुजा को राजा बनाया गया काबुल का, जबकि बनना किसको चाहिए था? दोस्त मोहम्मद। लेकिन शाह सुजा किसके फेवर में है? रणजीत सिंह के फेवर में। रणजीत सिंह किसके फेवर है? ब्रिटिश के फेवर में। इसलिए तीनों ने एक ट्राइलेटरल ट्रीटी साइन करी। ठीक है। और क्या था इसमें, इस ट्रीटी में, कि अब जो ब्रिटिश सेना है वो पंजाब में जा सकती थी।
इससे अंग्रेजों ने रूसियों के खतरे को कम कर दिया। ठीक है, यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन प्री के हैं, लेकिन एक क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस मेंस में पूछा गया था, रणजीत सिंह का एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया था, प्रशासन, तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, कि क्या प्रशासन था उनका। इससे पहले उनकी सेना से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। टीपू के बाद दूसरा ऐसा राजा है रणजीत सिंह जो अपनी सेना को यूरोपियन लोगों से ट्रेनिंग दिलवाता है। यूरोपियन में कौन है? इटली से लोग बुलाए उसने और फ्रांस से बुलाए। ठीक है, उनसे ट्रेनिंग दिलवाई। जॉर्ज ऑकलैंड जब पंजाब गया था तो उसने इसकी सेना को पता क्या बोला था? विश्व की सबसे सुंदर सेना। और उसकी सेना के जो घोड़े थे उनकी यूनिकनेस ये थी कि वो ढोलक की थाप पर डांस कर सकते थे। इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया गया। ढोलक की थाप समझ रहे हो, जैसे ढोलक बजती थी वैसे वैसे घोड़े डांस कर सकते। इतनी बेटर ट्रेनिंग दी गई थी। और माना जाता है, और जॉर्ज ऑकलैंड ने ही बोला कि तुम्हारी सेना एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। तुम्हारी सेना एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, ये है राजा रणजीत सिंह, जिनकी मृत्यु कब होगी? 1839 में। उनकी मृत्यु के बाद लोगों की होंगी और उन तरफ से अंग्रेजों को यहाँ हस्तक्षेप करने का मौका मिलेगा। उसी से एंग्लो सिख रिलेशंस और वॉर सामने आएंगे, तो वो कहानी कल फिर हम तैयार करते हैं। आज के लिए काफी फैक्ट्स हैं। ठीक है, ओके।